हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक यानी कि तुगलक वंश के शासक के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम तुगलक वंश का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। उसमें हमने जो तुगलक वंश के शासक हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो इम्पोर्टेंट्स ऑफ फैक्ट्स है उनको हम देखे हैं। और हम कल जजिया जो कर था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, यानी कि हम कह सकते हैं जो शरीयत है, शरीयत कानून के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने जो 4 प्रकार के जो कर लागू किए उन करों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहेगा, टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, शरीयत कानून के अनुसार दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के कष्टदायी जो कर थे उनको तो उन्होंने समाप्त किया, और शरीयत कानून के अनुसार जो अनुमति प्राप्त लेकर 4 प्रकार के करों को लागू किया। अब हम 4 प्रकार के करों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, 4 प्रकार के जो कर थे वो कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो खराज था दोस्तों, जो भूमि कर कहा गया है इसको। एक जकात था दोस्तों, जो मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था दोस्तों। एक था दोस्तों जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। इसको हम धार्मिक कर भी कह सकते हैं। और दोस्तों एक खुम्स यानी खम्स, देखिए इसको हम खम्स भी बोल सकते हैं और खुम्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो खुम्स था, ये युद्ध में लूट का सामान था दोस्तों, इसको ये भी कर था दोस्तों। तो ये 4 प्रकार के कर थे दोस्तों, इसको हम देखते हैं। देखिएगा, विशेष तथ्य की बात अगर हम करें तो फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के अनेक मंदिरों को उसने नष्ट कर दिया था, तथा जो मंदिरों की मरम्मत पर उसने दोस्तों ये पाबंदी लगा दी। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा ये इनके द्वारा जो ये काम किया जाता है बहुत ही नकारात्मक सोच के अकॉर्डिंग उसने वो किया है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अभी ये यहाँ पर जो हिंदुओं की जो जो मंदिर वगैरह है वो उन्होंने नष्ट कर देते हैं। लेकिन देखते हैं दोस्तों, एंडिंग में जब इसका शासन के काल का एंडिंग समय आता है यानी कि अंतिम समय आता है, इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक यहाँ उन्होंने जो हिंदुओं के जो मंदिर वगैरह हैं उनको उन्होंने नष्ट किया। लेकिन दोस्तों बाद में जैसे इसकी सोचने की शक्ति बढ़ती है और फिर बाद में वो एक लोक कल्याणकारी कार्य करना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा इसका जो फिरोज शाह तुगलक उसका वीक पॉइंट मिलता है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, 4 प्रकार के जो कर हैं यानी कि खराज है, जकात है, जजिया है और खुम्स है, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए उलेमा का समर्थन प्रा यानी कि ये, हाँ अब आपको मैं बता दूं आपको कि दोस्तों जो जब जो उन्होंने मंदिरों को उन्होंने नष्ट करवाया, लेकिन ये क्यों करवाया था दोस्तों। ये जो उलेमा था दोस्तों, जैसे हम यूँ कह सकते हैं, जैसे उलेमा है, जैसे जो सो खलीफा है, खलीफा या उलेमा का समर्थन प्राप्त करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए दोस्तों उसने ऐसा वर्क किया है, यानी कि हिंदू धर्म के जो मंदिर वगैरह उनको उन्होंने नष्ट किया दोस्तों। देखिएगा, यानी कि उलेमा का समर्थन प्राप्त करने के लिए, उनसे प्रशंसा पाने के लिए के उद्देश्य से फिरोज शाह तुगलक ने पुरी आपको पता उड़ीसा में पुरी एवं वहाँ स्थित एक जगन्नाथ का जो मंदिर है दोस्तों, उस जगन्नाथ के मंदिर को लूटा और मंदिर की मूर्ति को समुद्र में उसने फेंकवा दिया था। तो दोस्तों ये इसकी एक बहुत वीक पॉइंट था दोस्तों, यानी कि उसने जो उलेमा है, उलेमा का समर्थन प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म की जो मंदिर थे दोस्तों उन्होंने उसने नष्ट करवाए दोस्तों। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यानी कि पूरी उड़ीसा के अंदर एक जगन्नाथ का मंदिर है दोस्तों, वहाँ पर तो स्थापित जो मूर्ति है उसको उसने वहाँ पर उखाड़ता है और समुद्र में उसमें फेंकवा देता है दोस्तों। ये सबसे इसका नकारात्मक वर्क था दोस्तों, ठीक है। देखिए बाद में क्या होता है, जो बाध्य होकर दोस्तों यानी कि 1360 इसमें जाजनगर के राजा ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लिया। यानी कि एक जाजनगर का राजा था जिसने फिरोज शाह तुगलक से की 1360 ईस्वी में अपनी अधीनता को स्वीकार कर लेता है दोस्तों। इसके साथ ही एक बात और मैं बता दूं दोस्तों कि जगन्नाथ जो मंदिर था उड़ीसा यानी कि पुरी के अंदर, उन्होंने इस मंदिर की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन 1361 ईस्वी के अंदर हम बात करें, नगर कोट पर उसने आक्रमण किया दोस्तों, और नगर कोट में आक्रमण करने के साथ जो वहाँ पर एक मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर है, वहाँ ज्वालामुखी मंदिर को भी उसने नष्ट करवाया था दोस्तों, ठीक है। उसने सरकारी पदों पर सैनिक और असैनिकों को वंशानुगत बनाया दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अंतिम समय में इसके साम्राज्य का पतन होने का सबसे बड़ा वर्क था कि जो सैनिक था और असैनिक था उसने वंशानुगत कर दिया दोस्तों, यानी कि वंशानुगत कर दिया, तथा अधिकतर
अधिकतर सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा को भी उसने पुनर्जीवित कर दिया, यानी कि वेतन के बदले उसने भूमि यानी कि जागीर देना प्रारंभ कर दिया, और सैनिक व्यवस्था उसको वंशानुगत उसने कर दिया था। अब आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों, अगर सैनिक वंशानुगत हो गया तो उसके शासनकाल में क्या होगा, भ्रष्टाचार फैलेगा, तो भ्रष्टाचार फैल जाता है लास्ट में जाके, ठीक है। अब देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भ्रष्टाचार फैला। यह प्रथम शासक जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा भी तैयार करवाया दोस्तों। फिर बाद में उसने अपने राज्य की जो कितनी आमदनी आ रही, कितना खर्च हो रहा, कितना जा रहा है, उसके लिए उसने एक आमदनी का एक ब्यौरा तैयार करवाया, क्योंकि उसके साम्राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। यह प्रशासन, इसलिए इसको यह प्रथम शासक जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ हम बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत की शासकीय व्यवस्था, यानी कि दिल्ली सल्तनत की शासकीय व्यवस्था की बात करें, यानी कि हम बात करेंगे कि जो बलबन, यानी कि हम कहें गुलाम वंश से लेकर अब तक का, या हम यूँ कह सकते हैं कि कौन कौन से शासक ने कैसा कैसा वर्क किया और कौन कौन से डिपार्टमेंट की स्थापना की है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए गुलाम वंश का जो शासक था बलबन, ठीक है, बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की। तो उस सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा गया है, ठीक है। दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना किसने के द्वारा की जाती है, बलबन के द्वारा की जाती है। जैसे बलबन यानी कि गुलाम वंश के बाद में आपको पता होना चाहिए खिलजी वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो खिलजी वंश में आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व एक डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए मुस्त खराज, ठीक है। दीवान ए मुस्त खराज था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व डिपार्टमेंट इसकी स्थापना की। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था दोस्तों। तो वो था दीवान ए रियासत, यानी कि ये बाजार नियंत्रण के लिए डिपार्टमेंट था। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इस मोहम्मद बिन तुगलक ने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था दोस्तों। उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए कोही, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दीवान ए कोही की स्थापना करने वाला जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। इसने यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की, जो हम पीछे पढ़ के आ गए दोस्तों, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, दीवान ए कोही, इसके बाद में दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक है, यानी कि तुगलक वंश के साम्राज्य में सबसे ज़्यादा गुलाम थे, तो गुलामों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया दोस्तों, और उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए बंदगान, ठीक है। तो दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक डिपार्टमेंट था गुलाम वंश का। इसके साथ फिरोज शाह तुगलक ने तो दाने विभाग की स्थापना की, उसका नाम दीवान ए खैरात, ठीक है। देखिए, मुसलमान यानी कि खैरात, ये जो दान था स्त्रियों और विधवाओं को दिया जाता था और उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी दोस्तों। ये दीवान ए खैरात, ठीक है। दीवान ए इस्तेहात यानी कि पेंशन डिपार्टमेंट था दोस्तों ये, यानी कि पेंशन दी जाती थी, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों दारुल शिफा, यानी कि दारुल शिफा भी मैंने आपको पीछे बताया, ये निःशुल्क चिकित्सा विभाग था दोस्तों, है ना, यानी कि रोगों का उपचार यहाँ पे किया जाता था। ये भी स्थापना किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एक रोजगार दफ्तर, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एक मैरिज ब्यूरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PWD हम उसको कह सकते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग कहते हैं इसको। तो इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। दीवान ए खाना का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। दीवान ए खाना का मतलब कारखाना डिपार्टमेंट था, इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। देखिए दोस्तों, ये तो उसने सबने जो भी अब तक हमने जो गुलाम वंश है और खिलजी वंश के जो शासक जिन्होंने अपने अपने शासनकाल में जो डिपार्टमेंट की स्थापना की, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक 300 नगरों का उसने निर्माण करा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, इसके शासन यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में तकरीबन 300 नगरों की स्थापना करते हैं, ठीक है। मुख्यतः नगर आपको मैं बता दूं कि मुख्यतः कौन कौन से नगर थे, यानी कि एक तो फतेहाबाद था, हिसार है, फिरोजपुर है, जौनपुर, फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद को आज वर्तमान में फिरोज शाह कोटला हम कह सकते हैं, यानी कि जो जौनपुर उसने बसाया था अपने जो उसका भाई था जोना खां, उस जोना खां की याद में ये जो जौनपुर नगर बसाया था दोस्तों, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अशोक के स्तंभ, आपको पता होना चाहिए कि अशोक के जो स्तंभ थे दोस्तों, एक था मेरठ में, एक टोपरा, टोपरा यानी कि जो अंबाला पंजाब के पास पड़ता है, और मेरठ आपको पता है यूपी के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो इन दोनों स्तंभों को, लघु स्तंभ थे दोस्तों, इन दोनों स्तंभों को जो फिरोज शाह तुगलक ने वहाँ से हटाकर दोस्तों, इस फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में इसने स्थापित करवा दिया दोस्तों। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यानी कि दिल्ली दिल्ली टोपरा और मेरठ के अंदर जो स्तंभ थे, उन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक ने, ये अशोक के स्तंभ थे, जो एक तो मेरठ में था और एक टोपरा यानी कि हम कह सकते अंबाला के पास में था, उन्होंने वहाँ से हटाकर दोस्तों दिल्ली के अंदर स्थापित करवा दिया। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूँ, गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक के बाद में जो फिरोज शाह तुगलक है, अपनी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से राजधानी उसने चेंज किया, और दिल्ली से राजधानी को चेंज करके अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद उसको रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि पहले देखिएगा, जो गयासुद्दीन तुगलक उसकी भी राजधानी दिल्ली थी, मोहम्मद बिन तुगलक उसकी भी राजधानी दिल्ली थी, लेकिन अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसने राजधानी को चेंज कर दिया दोस्तों, और दोस्तों फिरोजाबाद को उसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, जो ये फिरोज शाह तुगलक की नई राजधानी थी दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो फिरोज शाह तुगलक ने आकाशीय बिजली गिरने के कारण जो कुतुबुद्दीन की कुतुब मीनार की जो एक मंजिल थी दोस्तों, पांचवी मंजिल, वे ध्वस्त हो गई थी। इसने पुनर्निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी? कुतुब मीनार, ठीक है, जो नई दिल्ली में। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में, थोड़ा सा मैं आपको और जानकारी मैं अगर दूं कुतुब मीनार के बारे में। देखिए दोस्तों, जो कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार की बनाने की योजना है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दी जाती है। जो ऐबक है, ठीक है, यानी कि गुलाम वंश का जो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके द्वारा इसकी प्लानिंग बनाई जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तो प्लानिंग तो कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, लेकिन इस कुतुब मीनार का जो निर्माण है दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। यानी कि मीनार का जो नाम है दोस्तों, इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन मीनार रखा, कुतुब मीनार रखा, वो क्यों रखा? उनका दोस्तों एक आध्यात्मिक गुरु था, सूफी संत, आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो इल्तुतमिश का एक आध्यात्मिक सूफी संत था, उस सूफी संत यानी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा। ठीक है दोस्तों, जो कुतुब मीनार है, इसकी 4 जो मंजिल हैं दोस्तों, 4 मंजिल तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई जाती है, और जो 5वीं मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई जाती है। वैसे हम यूँ कह सकते हैं कि 5 मंजिलें हैं जो कुतुब इल्तुतमिश के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने के कारण जो दोस्तों 5वीं जो मंजिल है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है। इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दोस्तों, इस कुतुब मीनार के बारे में हम बात करें तो ये दोस्तों 220 फीट की ऊंचाई पर ये बनी हुई है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है आपको कि कुतुब मीनार का जो प्लानिंग थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसका निर्माण कार्य यानी इसको बनाता कौन है? जो इल्तुतमिश है। और दोस्तों इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया अपने आध्यात्मिक सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम रखा है, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने से उसकी 5वीं जो मंजिल है वो ध्वस्त हो जाती है। इसका निर्माण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे दोस्तों? आपका न्यू दिल्ली है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए, प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों, एक तो हांसी और एक सिरसा। ठीक है, एक हांसी है, एक सिरसा है। इस सिरसा में दोस्तों पानी की कमी को दूर करने के लिए दोस्तों फिरोज शाह तुगलक उसने नहरें खुदवाई थी दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रजा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किए, बहुत ही बढ़िया काम किए दोस्तों। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा गया है? लोक कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया है, यानी कि मध्यकाल का पहला शासक था जिसने कल्याणकारी निरंकुश शासक के नाम से भी जाना, यानी कि निरंकुश भी था और कल्याणकारी भी था। तो दोनों ही बात आप याद रखिएगा। तो दोस्तों हंसी यानी कि एक नगर था, सिरसा प्रांत था, उनमें पानी की कमी को दूर करने के लिए दोस्तों उसने नहरों का निर्माण किया।
अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसने 5 नहरों का निर्माण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 5 नहरें कौन सी थी दोस्तों? इन पांचों नहरों के बारे में आपको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिएगा, 5 प्रकार की नहरें हैं। देखिएगा, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 है। ये मैंने नहरों के नंबर नंबर डाल दिए हैं। यानी कि पहली नहर, सॉरी, ये पहली नहर है, ये दूसरी नहर, ये तीसरी, चौथी और पांचवी नहर है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। देखिएगा, पहली जो नहर का निर्माण उसने किया है वो सतलज नदी से लेकर दीपालपुर के पास में, यानी कि दीपालपुर तक इसने पहली नहर का निर्माण किया दोस्तों। और इस नहर को रजबाह नहर भी कहा गया, यानी कि रजबाह ये नहर है। तो याद रखिएगा, पहली नहर का नाम क्या है? रजबाह। ये सतलज नदी से लेकर जो दीपालपुर है, दीपालपुर तक उसने निर्माण किया। और दोस्तों अपने पिता है रजब जी के नाम पर इसका नाम रजबाह नहर रखा। दूसरी नहर है दोस्तों यमुना नदी से लेकर सिरमौर के पास तक ये नहर दूसरी नहर का निर्माण करते हैं। और दोस्तों इस नहर का नाम है अलुगखनी नहर। क्या? अलुगखनी। अब अलुगखनी नहर अपने जो चचेरा भाई है उसके नाम पर उसने रखा। यानी कि पहली नहर है रजब नगर नहर, और दूसरी अलुगखनी रजब जो थे उसके पिताजी थे उनके नाम पर रखा, सतलज नदी से लेकर दीपालपुर तक। और उसके जो चचेरे भाई थे, यानी कि चाचा जी के लड़के थे चचेरे भाई, उलुग खान, यानी उलुग खान के नाम से उसने अलुग खानी नहर रखा, जो यमुना नदी से लेकर सिरमौर तक उसने रखा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यानी कि 1/10 भाग था, यानी कि सिंचाई कर भी उसने लिया था। यानी कि इसको सूर से हक हक ए सर्ब या हक ए सूर्स कहा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यानी कि उपज का 1/10 भाग वो उपज का लेता था दोस्तों। तो इसने सिंचाई कर भी लगाया था। ठीक है, तीसरी नहर है दोस्तों सिरमौर से लेकर हांसी। चौथी नहर है दोस्तों घग्गर नदी से लेकर फिरोजाबाद। और पांचवी नहर है दोस्तों यमुना नदी से लेकर फिरोजाबाद तक ये उसने नहरों का निर्माण करवाया दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, उसने नहरों, अस्पतालों, मस्जिदों तथा गुंबदों का भी उसने निर्माण करवाया दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया था कि पहले शुरुआत में, यानी कि खलीफाओं को और उलेमाओं को खुश करने के लिए, उनसे प्रशंसा प्राप्त करने के लिए जो आपका पुरी का जो आपका मंदिर जगन्नाथ मंदिर है, और दोस्तों एक जो राजकोट के अंदर जो ज्वालामुखी का मंदिर, उनको नष्ट करवाया था। अब यहाँ से उनकी सोच बढ़ने लगे दोस्तों, और धीरे धीरे लोक कल्याणकारी कार्यों में भागीदारी निभाना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसने अपनी गलतियों को एहसास किया और फिर दोबारा से कल्याणकारी कार्य प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों ये 5 नहरें हैं, इनके 5 नहरों के निर्माण उसने किया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया है। अब हम बात करते हैं कि इनके विशेष जो कार्य हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विशेष कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय में, यानी कि मिडवेल जो काल था हमारे भारत का, ऐसा भी कोई शासक जिसने इतने बड़े बड़े वर्क किए हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों कौन कौन से वर्क किए हैं। देखिएगा, उसने 300 नवीन नगरों का निर्माण किया। अब देखो कितना 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 पैसा उसने खर्च किया कि 300 नवीन नगरों की स्थापना की, 40 मस्जिदों का निर्माण किया, 150 जो पुल हैं दोस्तों, यानी कि जो नदी के ऊपर पुल बनाते हैं दोस्तों, वो यानी कि 150 पुल बनाए उसने, 30 विद्यालय स्थापित किए, 20 महलों का निर्माण करवाया, 150 यानी कि 150 कुओं का निर्माण करवाया दोस्तों। सरायों का निर्माण कहते हैं दोस्तों। सराय क्या होते हैं आपको पता ना, जैसे कोई राजमार्ग होता है और राजमार्ग के ऊपर कुछ ऐसे सराय निर्माण के जिससे लोगों को सुविधा प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, जैसे खाने की वगैरह जो भी है ना, तो वो सराय होती है दोस्तों। तो सरायों का उसने 100 सरायों का निर्माण करवाया, 1200 बाग लगाए दोस्तों, 30 झीलों का निर्माण करवाया, और दोस्तों 100 हॉस्पिटल उस वक्त बनाए उसने। देखो दोस्तों कितना बढ़िया उसने वर्क किया है। ठीक है, और 50 बांध बनाए, और 5 मकबरे, और 100 सार्वजनिक स्नानागृह बनाए, और 10 स्तंभ उसने बनाए दोस्तों। देखिएगा कितना अच्छा उसने काम किया दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसको लोक कल्याणकारी निरंकुश शासक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तुगलक वंश का पहला शासक था जिसने लोक कल्याणकारी कार्य के इतने वर्क किए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बात बता दूं, जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए दोस्तों, एक आधा और एक 20। ठीक है,
आधा होता था, जीतल का 50% होता और विष होता था, जीतल का 55% होता था। ठीक है। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जो हिंदू जो धर्म ग्रंथ थे दोस्तों, जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, जैसे संगीत ग्रंथ है, आयुर्वेद ग्रंथ है, गणित ग्रंथ है, उनको दोस्तों उसने फारसी के अंदर उसने अनुवाद भी करवाया दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ ही दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जो ज्वालामुखी का जो मंदिर था उसमें जो एक पुस्तकालय से प्राप्त 1300 ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों का फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, यानी कि संयुक्त रूप से उनको हम कह सकते हैं दलायले दलायले फिरोज शाही। तो ये कुछ फारसी भाषा में ग्रंथ लिखे हुए हैं दोस्तों, उनको दलायले फिरोज शाही कहा गया है। और ये दलायले दर्शन और नक्षत्र की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दलायले फिरोज शाही। ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो फिरोज शाह तुगलक है बड़ा ही विद्वान था दोस्तों, और विद्वता के साथ साथ वो अपनी एक आत्मकथा लिखते हैं दोस्तों। इसको आत्मकथा को कहा गया फतुहात ए फिरोज शाही, यानी कि उसने अपनी आत्मकथा जो फारसी भाषा में उसने लिखा फतुहात ए फिरोज शाही लिखा। ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में एक बड़ा विद्वान, एक इतिहासकार रहता था, बर्नी। ठीक है। और बर्नी ने उस समय दोस्तों दो किताबें लिखी थी, एक तारीख ए फिरोज शाही, एक फतवा ए जहानदारी। ठीक है। तो तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहानदारी, दो ये किताबें थी। वो किसकी थी दोस्तों? बर्नी। और बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था दोस्तों। ठीक है। इसी के काल में संगीत और प्रसिद्ध पुस्तक, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों संगीत से रिलेटेड, वो है गुनियातुल मुगनिया। ठीक है। यानी कि गुनियातुल मुगनिया एक संगीत से रिलेटेड पुस्तक है दोस्तों, वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लिखी गई थी। फिरोज शाह तुगलक इस युग का सबसे धर्मांध, हम यूँ कह सकते हैं इस युग का धर्मांध शासक था। और इसी क्षेत्र में सिकंदर लोदी और जो औरंगजेब का ये अग्रज भी कहा गया, यानी कि बहुत ही धर्मांध था दोस्तों। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का वो अग्रज के रूप में इसको जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो आपका फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक के मध्यकालीन भारत का ये पहला जो कल्याणकारी निरंकुश शासक भी था दोस्तों, यानी कि लोक कल्याणकारी शासक और साथ ही वो निरंकुश शासक भी था दोस्तों। दो विद्वान हैं, एक तो हेनरी इलियट और एक एल्किंस्टन। ठीक है। हेनरी इलियट और एल्किंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आपको मुगल सम्राट अकबर है, ठीक है, जिसने बहुत बढ़िया वर्क किए दोस्तों मुगल काल के समय में। ठीक है। इसकी तुलना एलियट और एल्किंस्टन ने सुल्तान का जो सुल्तान का सल्तनत काल का अकबर उसको कहा गया है। ठीक है। और मुगल काल का अकबर तो है ही, आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार फिरोज शाह के शासनकाल के अंतिम चरण में गंभीर राजनीतिक जो आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। और इसके बाद में होता क्या है दोस्तों, 1388 में जो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद में गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय गद्दी पर बैठता है दोस्तों, शासक बनता है। तो दोस्तों अब तक हमने बात की है जो फिरोज शाह तुगलक है उसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क ये जो सारे की सारी। और जिसने टैक्स लगाए, टैक्स कौन कौन से उसने हटाए दोस्तों, सिंचाई कर लगाया दोस्तों, 5 प्रकार की नहरों का उसने निर्माण करवाया दोस्तों। ठीक है। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आज अपन इतना ही टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो गया है। तो कल इसके बारे में जो तुगलक वंश के जो विभिन्न जो शासक हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं बता दूं आपको कि कल हम बात करने वाले हैं एक गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, एक मोहम्मद शाह के बारे में, एक हुमायूं खां के बारे में और एक महमूद शाह के बारे में। तो दोस्तों वेट करेंगे। ठीक है। और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।